Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we had been talking about persons, and we had in fact concluded it, right? We are through with it. We know that income tax mein there are 7 category of persons who are liable for tax. And in fact, all the 7 category of persons we have addressed. What is an individual, what is HUF, what is a company, firm, AOP, BOI, local authority and artificial juridical person. उसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं अपने डिस्कशन में, ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं कि जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं उन पर तो टैक्स लगेगा. उसके बाद एक शब्द हमने पढ़ा था असेसी. हु इज एन असेसी, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. तो 4 पॉइंट्स थे उसमें. एनी पर्सन हु इज लाइबल फॉर टैक्स, इंटरेस्ट और एनीथिंग अंडर द एक्ट. एक हमने ये पढ़ा था कि असेसी वो होता है बेसिकली जो जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है इनकम टैक्स एक्ट में. फिर एक हमने ये पढ़ा था कि असेसी वो होता है बेसिकली जो असेसी डीम्ड मान लिया गया है, हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द एक्ट. एंड लास्टली वी हैव सेड that assessee means a person who is deemed to be an assessee in default. That is what we said about the word assessee. And income tax में we know assessee word बहुत important है. हम लोग tax payer को हमेशा assessee नाम से संबोधित करते हैं, right? We put it that way. अब with that said and done, a lot of things are still left to understand when the income tax is chargeable. हमने इनफैक्ट ये पढ़ा था कि इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन में 6 कंडीशंस हैं और ये 6 कंडीशंस दी गई हैं. देयर शुड बी अ पर्सन शैल अर्न इनकम शैल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स, इनकम शैल नॉट बी एग्जम्प्ट, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर एंड इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेसिफाइड रेट्स. ऐसी 6 बातें अपने को पढ़नी थी. एक बात अपनी हो गई, फाइनली वी आर थ्रू विथ इट, दैट इनकम टैक्स लगने के लिए देयर शुड बी अ पर्सन. वी आर अवेयर ऑफ इट, हु इज अ पर्सन. ये हो गया, बात खत्म. अब हम आज से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट पर्सन शुड अर्न इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स तभी लगता है व्हेन द पर्सन अर्न्स इनकम. सो व्हाट इज इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कल कहा था आखिरी में कि पर्सन्स तो हम सब हैं, पर इनकम टैक्स हमें नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? बिकॉज देयर इज अ सेकंड कंडीशन दैट पर्सन हैज टू अर्न इनकम. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. द वर्ड इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. तो इनकम क्या होता है उसकी डेफिनेशन एक्ट में है, तो जो भी एक्ट में दिया है बस वही इनकम है. और उन्होंने लिखा इनकम इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड्स मतलब डेफिनेशन इज इंक्लूसिव. डेफिनेशन इज इंक्लूसिव मतलब कॉमन सेंस में जो है वो तो इनकम है ही, उसके अलावा यहां जो लिखा है वो भी इनकम है. इंक्लूसिव है ये, ठीक है. तो इंक्लूसिव है मतलब कॉमन सेंस में जो इनकम है वो तो है ही, उसके अलावा जो यहाँ लिखा है वो भी इनकम है. अब सवाल ये है, डेफिनेटली सवाल ये है कि कॉमन सेंस में इनकम क्या है. वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा. पर उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ जो लिखा है वो ये है कि इनकम इंक्लूड्स क्लॉज ए, फिर क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस लिखे हैं. मैं ऐसा कहता हूं कि 26 क्लॉजेस लिखे गए हैं. 26, ए बी सी डी जेड तक बोल लो, 26 क्लॉजेस लिखे गए हैं. तो इनकम टैक्स में इनकम क्या होता है? कॉमन सेंस में जो इनकम है वो तो है ही, उसके अलावा स्पेशल 26 क्लॉज लिखे गए हैं जिसमें बताया गया कि ये भी इनकम मान लिया जाएगा, राइट? दैट इज डीम्ड इनकम, इन्हें भी इनकम मान लिया जाएगा.
अब वो डीम्ड इनकम क्या है, ये जो 26 क्लॉजेस हैं, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी इट कि इनकम में ये 26 पॉइंट्स कौन कौन से हैं. इनफैक्ट दैट इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. और मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आप ये पढ़ने लग जाओगे अभी, तो पता चला आपने को 10-15 दिन कम से कम ये 26 क्लॉजेस पढ़ने में चले जाएंगे, और बात फिर भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्लॉजेस हैं ये अपने आप में एक एक टॉपिक्स हैं. जैसे उन्होंने कहा इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स. अब व्हाट इज कैपिटल गेन्स, वो पढ़ने में अपने को 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन. तो कैपिटल गेन एक चैप्टर है, वो अलग से पढ़ेंगे अपन. कहीं उन्होंने कहा इनकम इंक्लूड्स लॉटरी, तो लॉटरी का टैक्सेशन हम अलग से पढ़ेंगे कहीं पर, तो फिलहाल वो नहीं हो पाएगा. किसी ने कहा उसका चैप्टर है, जैसा अपन कल भी कह रहे थे. तो राइट दैट वे इनकम इंक्लूड्स गिफ्ट. समबडी आस्क्ड इट, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है क्या? तो इनकम इंक्लूड्स गिफ्ट, गिफ्ट का एक चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे. तो यहाँ जो 26 पॉइंट्स दिए हैं वो अपने आप में अलग डिस्कशंस हैं, और उसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे. अभी अपना जो फोकस है राइट नाउ, दैट विल बी ऑन द कॉमन सेंस मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम. इवन नोट्स में आप देखोगे तो दे हैव नॉट गिवन दैट लिस्ट कि इनकम में कौन कौन से 26 क्लॉजेस कवर्ड है, वो नहीं दिया हुआ है नोट्स में. सिर्फ उन्होंने लिखा इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ऐसे ही उन्होंने लिखा है. उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या दिया हुआ है इनकम में. आप देख सकते हो नोट्स में, इफ यू विल गो टू द पेज 4, तो दे हैव सेड दैट इनकम टैक्स में इनकम की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ऐसा करके उन्होंने दिया है. दे हैव नॉट एड्रेस्ड कि वो 26 क्लॉजेस कौन कौन से, क्योंकि वो अपने आप में अलग डिस्कशंस हैं, काफी डिटेल्ड हैं. ठीक है, ठीक है. अब इनकम की कॉमन सेंस में मीनिंग क्या होती है, दैट इज समथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू नाउ. व्हाट इज इनकम इन कॉमन सेंस, एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन. आज का अपना पूरा डिस्कशन सिर्फ कॉमन सेंस मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम पे जाने वाला है. कल का भी डिस्कशन सब्सटैंशियली हम यही करेंगे कि इनकम कॉमन सेंस में क्या होती है. तो एक बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है, पर उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी आ जानी चाहिए कि इनकम टैक्स किस चीज पर लगता है. दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू आफ्टर व्हाट वी टॉक अबाउट इट. नाउ कॉमन सेंस में इनकम क्या होता है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंड इज, मामला कोर्ट्स में गया, क्योंकि इनकम टैक्स को अभी देखो 60 साल हो गए, और बहुत सारा लिटिगेशन हुआ, और बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स आए. टैक्स पेयर हमेशा ये चाहता था, ऑब्वियसली ये चाहता था, कि वो जो इनकम कमा रहा है, वो जो पैसा कमा रहा है, वो इनकम टैक्स में इनकम की डेफिनेशन में फिट ना हो. मैं जो कमा रहा हूं वो इनकम नहीं है, क्योंकि अगर वो इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा. तो टैक्स पेयर हमेशा यही कोशिश करता था ये प्रूव करने की कि साहब जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो इनकम नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट. और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर वो हमेशा ये चाहते थे कि जो आप कमा रहे हो वो इनकम है, वॉट एवर इट इज वो इनकम. तो काफी सारा लिटिगेशन हुआ, एंड फाइनली कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं. अपन जजमेंट्स का नाम नहीं लेंगे, पर अपन उनका प्रिंसिपल समझेंगे, और ये समझेंगे कि इनकम टैक्स में इनकम क्या होती है कॉमन सेंस में. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इनकम को लेकर जो कॉमन सेंस में दिया गया वो ये है कि इनकम इन द कॉमन सेंस means a revenue receipt. If it is a revenue receipt, it is income, and if I say it is income, that means it is taxable. इस पर income tax लगेगा. If it is a revenue receipt, it is income. If it is a capital receipt, it is not income. तो इनकम टैक्स में जो टैक्स लगता है वो इनकम पर लगता है, और इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिट्स. अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं और उससे रेवेन्यू रिसिट्स कमाता हूं, जैसे अपन ने बिजनेस किया, स्टॉक इन ट्रेड बेचा, रेवेन्यू रिसिट्स कमाई, दैट इज इनकम. बैंक में पैसा जमा किया, ब्याज मिला, ब्याज रेवेन्यू रिसिट्स है, रेकरिंग नेचर है. आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिट्स, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड इट व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल. अकाउंट्स में आप उसको काफी डिटेल में पढ़ते हो. तो बहुत ही सिंपल चीज है कि रेवेन्यू रिसिट्स है तो इनकम है, और इनकम है तो इनकम टैक्स लगेगा. कैपिटल रिसिट्स है,
इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में कहा कि इनकम बेसिकली मीन्स द फ्रूट्स ऑफ अ ट्री, right? They tried to give it by example. Income means fruits of a tree. That is, अगर आपके पास कोई ट्री है तो उस पर रेगुलरली रेकरिंग नेचर में फ्रूट्स आते हैं, तो इनकम इज दैट। अगर हमने ट्री से फ्रूट्स आए उनको कट करके बेच दिया तो दैट इज समथिंग विच इज इज फ्रूट्स ऑफ अ ट्री। मेरे पास पैसा है, मैंने बैंक में जमा किया, ब्याज कमाया, तो इट इज फ्रूट्स ऑफ द ट्री। वो ब्याज रेकरिंग रेवेन्यू रिसीट है, उस पर टैक्स लगेगा। मेरे पास मकान है, मैंने किराए पर दिया, किराया कमाया, इट इज फ्रूट्स ऑफ द ट्री एंड इट इज लायबल फॉर इनकम टैक्स। मेरे पास बिजनेस है, दैट बिजनेस इज अ कैपिटल असेट, और उस बिजनेस से मैंने पैसा कमाया स्टॉक बेच के, बिजनेस एक्टिविटीज करके, तो दैट इज फ्रूट्स ऑफ अ ट्री। मैं जॉब करता हूं, दैट इज फ्रूट्स ऑफ अ ट्री, and that is all income in the common sense. That is what Supreme Court said. But if you sell the tree itself, then it is not income, right? Income is fruits of a tree. If you sell the tree itself, that is not income. तो अगर मैं ऐसा उदाहरण लूं कि मैंने मकान किराए पर दिया, किराया मेरी इनकम है क्योंकि वो रेकरिंग नेचर है, रेवेन्यू रिसिट है। पर अगर मैं मकान ही बेच देता हूं तो वो कैपिटल रिसिट है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर मैं बिजनेस करके पैसा कमाता हूं तो वो इनकम है, पर अगर मैं बिजनेस ही बेच देता हूं तो वो कैपिटल रिसिट है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। लॉजिकल बात है। कॉमन सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनकम इज बेसिकली फ्रूट्स ऑफ अ ट्री, एंड देयरफॉर जो भी रेवेन्यू रिसिट आप कमाते हो, रेकरिंग इनकम कमाते हो, वो इनकम है। वो मेहनत करके कमाते हो या बिना मेहनत के कमाते हो, उससे कोई मतलब नहीं। बैंक में पैसा जमा किया, अपने आप ब्याज आ रहा है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, पैसिव नेचर है उसका, पैसिवली कमा रहे हो आप, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, फिर भी उस पर टैक्स लगेगा। मकान किराए पर दिया, अपने आप आपको किराया आ रहा है, दैट इज पैसिव इनकम, उस पर भी टैक्स लगेगा। क्या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मेहनत करके कमा रहे हो, उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, भले ही वो मेहनत करके कमा रहे हो। तो एफर्ट्स इन्वॉल्व है या नहीं इज नॉट इंपॉर्टेंट, the important thing is the nature, and the nature is revenue. So if it is a revenue receipt, it is taxable, that is the rule. Now income tax में एक बहुत important word आज से हम पढ़ने वाले हैं, और वो word है generally. Generally हर sentence, हर word जो मैं कहूं उसके exceptions आपको income tax में मिलने वाले, everywhere whatever I will say, देयर आर एक्सेप्शंस टू इट। अब जैसे मैंने कहा कि अगर रेवेन्यू रिसिट है तो वो टैक्सेबल, क्योंकि वो इनकम है कॉमन सेंस में। रेवेन्यू रिसिट है तो वो इनकम है, इनकम है तो इनकम टैक्स लगेगा। इसके साथ अब मैं वर्ड ऐड कर देता हूं, जनरली। जनरली ऑल रेवेन्यू रिसिट्स आर टैक्सेबल बिकॉज दे आर इनकम। और जनरली के साथ एक उसका corresponding word है, एक supplementary word है, and that is however. So these are the two things which will come out across the syllabus, generally and however. Generally all revenue receipts are taxable, however income tax में एक chapter है, उस chapter का नाम है exempt income। कल बात कर रहे थे हम, तो exempt income के chapter में कई सारी ऐसी रेवेन्यू रिसीट्स दी गई हैं जिन्हें एग्जम्प्ट किया गया है, लिखा गया है इन पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कल का उदाहरण एग्रीकल्चर इनकम, somebody asked it कि उसका एग्जांपल दे दो, तो मैंने कहा था एग्रीकल्चर इनकम। तो वैसे तो रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल हैं, बट राइट सर्टेन रेवेन्यू रिसीट्स हैव बीन मेड एग्जम्प्ट अंडर द चैप्टर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। वी विल स्टडी दैट चैप्टर, अंडरस्टैंड कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है। एंड नाउ जनरली कैपिटल रिसीट्स आर एग्जम्प्ट। वैसे तो कैपिटल रिसीट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, हाउएवर कुछ ऐसी कैपिटल रिसीट्स है जिसे लॉ मेकर्स ने टैक्सेबल किया है।
कैसे कर दिया उन्होंने टैक्सेबल? क्योंकि इनकम की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, और उसमें उन्होंने लिख दिया इनकम इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स करके जो 26 पॉइंट लिखे हैं उनमें लिखा क्या होगा? बेसिकली कैपिटल रिसिट्स के नाम लिखे होंगे। एक कैपिटल रिसिट जो अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती, पर उनको लगा कि हमको तो इसको टैक्स करना है। कैपिटल रिसिट अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती, पर उनके मन में आया अपन को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है, अपने को टैक्स करना है, तो उन्होंने लिख दिया इनकम इंक्लूड्स। और यहां पर 26 पॉइंट में से अधिकतर पॉइंट ऐसे ही हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने कैपिटल रिसिट्स को टैक्स किया है। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे लॉटरी इनकम होता है, लॉटरी वगैरह में जो पैसा जीतते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जाके जीतते हैं, अपने को पता है उसमें इनकम टैक्स लगता है, वो टीडीएस भी हो जाता है 30%, इनकम टैक्स लगता है उस पर। अब लॉटरी की जो इनकम होती है वो रेवेन्यू रिसिट नहीं होती है, क्योंकि वो रेकरिंग नहीं होती है, रोज रोज नहीं होती है, रोज लॉटरी थोड़ी खुलती है। लॉटरी इज बेसिकली अ कैपिटल रिसिट। लॉटरी की जो इनकम है एज सच वो कैपिटल रिसिट है, रोज रोज लॉटरी नहीं खुलती है, पर उस पर इनकम टैक्स वैसे तो नहीं लगता, पर उन्होंने लिख दिया लॉ में दैट इनकम इंक्लूड्स, और एक पॉइंट में लिख दिया लॉटरी। लॉटरी इज डीम्ड टू बी एन इनकम, although it is a capital receipt, still it is deemed to be the income of the assessee. ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, गिफ्ट। अब गिफ्ट का रूप ये है, गिफ्ट के बारे में ये कह सकते हैं हम कि जैसे हमको गिफ्ट मिला, तो हो सकता है आपने सीए फाउंडेशन में कभी पढ़ा हो या सुना हो कि गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। और आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू स्टडीड, पर ऐसा हो सकता है कि किसी ने सुना 50,000 से ऊपर का गिफ्ट मिलता है तो इनकम टैक्स लगता है, ऐसा कुछ सुना क्या? हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो। तो अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे 3-4 दिन, एक दिन में नहीं खत्म करेंगे, अपना बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है उसका। पॉइंट ये है कि गिफ्ट एक कैपिटल रिसिट है, रोज रोज गिफ्ट नहीं मिलता है, उसका नेचर कैपिटल नेचर का होता है। सो गिफ्ट एज सच इज अ कैपिटल रिसिट, उस पर शायद इनकम टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट एक कैपिटल रिसिट है, इनकम टैक्स तो रेवेन्यू रिसिट्स पर लगता है, पर सरकार को लगा, लॉ मेकर्स को लगा कि हमको तो गिफ्ट को टैक्स करना है, छोड़ना नहीं है, तो उन्होंने लिख दिया इनकम इंक्लूड्स और लिख दिया गिफ्ट, तो गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स लगता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसी लिस्ट एलोबरेट करते जाऊंगा तो 26 पूरे बताने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सब कैपिटल रिसिट्स को ही टैक्स किया है। हमने कहा कि कैपिटल गेन होता है, एक कैपिटल गेन मतलब फिक्स्ड असेट्स को बेचने का प्रॉफिट। इनकम टैक्स में हम लोग फिक्स्ड असेट्स को कैपिटल असेट्स कहते हैं। इनकम टैक्स में जो वर्डिंग्स हैं वो हम लोग फिक्स्ड असेट्स की जगह यूज करेंगे कैपिटल असेट्स। तो कैपिटल असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है कैपिटल गेन्स। अब फिक्स्ड असेट्स को बेचने का प्रॉफिट एज सच तो इनकम नहीं है। जैसे मैंने कहा मकान किराए पर दिया, वो तो रेवेन्यू रिसिट है, पर अगर मैंने मकान ही बेच दिया, राइट, अगर मैंने मकान किराए पर दिया वो तो रेवेन्यू रिसिट है, पर मकान ही बेच दिया वो कैपिटल रिसिट है, और कैपिटल रिसिट्स पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। बट अब मैं कह रहा हूं कि वैसे तो मकान बेच दोगे तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, इट इज अ कैपिटल रिसिट। हाउएवर लॉ मेकर्स ने लिख दिया दैट इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स। तो मकान, जमीन, दुकान, बिजनेस, ऑफिस, ये सब बेच के जो कैपिटल प्रॉफिट्स हो जाते हैं उस सब पर इनकम टैक्स लगता है। किसी को नहीं छोड़ते हम तो हमारा यही रूल है कि हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इन सब पर भी इनकम टैक्स लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। जैसे मैंने बताया फिक्स्ड असेट्स को बेचने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका चैप्टर है जिसमें अपन पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थीम की जो भी मैं कह रहा हूं का एक चैप्टर है वो अपन बात करेंगे। लॉटरी, लॉटरी, गिफ्ट और कैपिटल गेन, ये 3 कैपिटल रिसिट्स के मैंने नाम लिए। बाकी इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कैपिटल रिसिट है जिनको इनकम मान लिया गया है अंडर द एक्ट। इनफैक्ट नोट्स में आप इसको देखो, नोट्स में ऐसा कुछ आपको एक डिस्कशन मिलेगा एट पेज नंबर 5। यस, इट इज पॉइंट नंबर आई, इफ यू विल सी। जनरली
इनकम इज यील्डेड रेगुलरली. इवन एच एंड आई दोनों एक साथ आप पढ़ सकते हो. एच अपन पढ़ते हैं पहले. इनकम इन जनरल मीन्स अ रेवेन्यू रिसिट. कैपिटल रिसिट इन कॉमन सेंस इज नॉट इनकम. It is regarded as a fruits of a tree. Income is regarded as a fruits of a tree. There shall be a source which leads to the income. तो कोई सोर्स है जिससे हम इनकम कमा रहे, तो उसको इनकम कहेंगे. रेवेन्यू रिसिट कहेंगे, उसको टैक्स करेंगे. व्हाट इज अ कैपिटल रिसिट एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसिट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. जैसे मैंने कहा कि कल कहा था कि वो सबूतों, गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए तय किया जाएगा कि क्या इनकम है क्या नहीं है. इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है. राइट, देयर इज नो थर्मोमीटर. इन फैक्ट कि ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं आता, अपन ने लगा के देख लिया और पता चल गया अच्छा हाँ ये तो इनकम है, ये तो रेवेन्यू रिसिट है. और फिर कभी थर्मोमीटर लगाया, पता चला नहीं नहीं ये तो कैपिटल रिसिट है. ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं आता है. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. यहाँ पे आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है. जनरली इनकम इज यील्डेड रेगुलरली. However, single receipts can also be liable to be treated as income. One time receipt can also be treated as income, like lottery, capital gain, gift. Right? These are examples. मैंने भी इनके नाम लिए. ये capital receipt है, one time receipt है, पर इनको भी income मान लिया गया है, deemed income है. और फिर rule finally लिखा है, generally revenue receipt taxable. You can say, however, certain revenue receipts are exempt under chapter exempt income. Generally, capital receipts are exempt. However, certain capital receipts are taxable, which are covered under section 224. I hope that this is the rule which is there. एक बात हुई, ऐसी बहुत सारी बातें अपने को करनी है कॉमन सेंस में इनकम के बारे में. व्हाट इज इनकम इन कॉमन सेंस, उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है. ठीक है. अब मैं आपको दूसरा इशू एड्रेस करता हूं, समझना उसको. व्हाट इज इनकम इन कॉमन सेंस. नाउ दूसरा इशू समझो. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम. इनकम मीन्स प्रॉफिट. इनकम मीन्स व्हाट? प्रॉफिट. इनकम मीन्स नेट इनकम एंड नॉट ग्रॉस इनकम. ग्रॉस इनकम मतलब टर्नओवर. टर्नओवर पे जो टैक्स होता है वो होता है जीएसटी. अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो टर्नओवर टैक्स नहीं है, वो प्रॉफिट टैक्स है. और ये लगता है नेट इनकम पे. तो इनकम टैक्स में हम प्रॉफिट निकालेंगे पहले और उस पर टैक्स करेंगे. अब क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने तो कह दिया कि इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, नेट इनकम पे लगता है, पर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे? वो देखो अपना सब्जेक्ट मैटर है कंप्यूटेशन का. आपको याद होगा मैंने बताया था कि अपन पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट देते हैं. चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स. इसकी बात मैं बार बार करने वाला हूं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि ऐसा मैंने कहा था, पर एनीवेज there are three things: charge, computation and procedures. So I will be talking about the computation sometime. That at that time I'll explain कि इनकम निकाली कैसे जाती. प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से खर्चे माइनस होते हैं, कौन से खर्चे नहीं माइनस होते हैं, वो सब कैलकुलेशन का मैटर है, वो अपन पढ़ेंगे. अपना मेजर सिलेबस जो है वो उसी सब में जाने वाला है, कंप्यूटेशन में ही जाने वाला है. बड़ा डिस्कशन है वो. एनीवेज ये बात क्लियर है कि इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगेगा. हाउएवर कुछ ऐसे केसेस अपन देखेंगे आगे जहां पर वो टर्नओवर पे ही टैक्स ले. उन्होंने लिख दिया कि खर्चा 1 रुपया भी अलाउ नहीं करें. ऐसे कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शन होंगे हर जगह, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है. वहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पर तो सीधे टर्नओवर पर ही टैक्स लग जाएगा, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा. बात करेंगे कभी ऐसी इनकम आएगी तब देखेंगे. अब उसके आगे और अगली चीज. नाउ इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम. वी नो इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है. इनकम में बी इन मनी टर्म्स और इनकम में बी इन काइंड. इनकम में ऑल्सो बी अर्नड इन काइंड. इनकम टैक्स वाले अगर आप काइंड में इनकम कमाओगे तो भी इनकम टैक्स लेंगे. अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं पढ़ा रहा हूं आप सबको,
और आप फीस दे रहे हो, तो वो जो फीस है दैट इज माई इनकम, तो मुझे इनकम टैक्स लगेगा। एंड दैट फीस इज पेड इन मनी टर्म्स, आपने पैसे दिए, तो दैट इज समथिंग विच इज माई इनकम, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। पर मैंने कह दिया कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और मैं इनकम पैसे के रूप में नहीं लूंगा, मैं इनकम काइंड के रूप में लूंगा। सब एक एक ग्राम गोल्ड कॉइन मुझे दे देना, राइट, छोटा सा एक एक ग्राम। तो दैट वे आई एम जस्ट पुटिंग अप कि मेरे को इनकम काइंड में हो रही है। से 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स से मुझे 200 ग्राम्स गोल्ड मिल गया और इनकम काइंड में हो गई। क्या मुझे इनकम टैक्स लगेगा उस पर? अगर इनकम काइंड में हो गई तो इनकम टैक्स लगेगा क्या? हाँ, इनकम टैक्स लगेगा। पर कैसे लगेगा? क्या उस 200 ग्राम्स का 30% मेरे को जमा करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। इनकम का काइंड में हुई तो मैंने कहा 30% रख लो, ऐसा करना पड़ेगा क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। इनकम का मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेशन होगा। इनकम जो भी उस गोल्ड कॉइन की मनी वैल्यू होगी, वो मनी वैल्यू का 30% मुझे देना पड़ेगा। अब वो मैं कहां से दूंगा, ये क्वेश्चन और आ सकता है कि मेरे को तो सब गोल्ड कॉइन मिल गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सोने के सिक्के बहुत सारे गोल्ड कॉइन है, पर पैसे नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स कहां से दूंगा मैं? तो बेच के देना पड़ेगा, कहीं से भी लाऊं, बैग बोरो स्टील एनीथिंग, मेरे को इनकम टैक्स पैसे के रूप में देना है। और वो पैसे कहां से आएंगे वो मेरा टेंशन है। इनकम टैक्स वाले ये सब नहीं देखते रहेंगे कि मैं पैसे अरेंज कर लूं, वो मेरी मदद नहीं करेंगे पैसे अरेंज करने में, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इनकम टैक्स भरना है, भले ही इनकम काइंड में हो, और मुझे इनकम टैक्स जो भरना है वो पैसे के रूप में भरना। दैट शुड बी क्लियर। थिंक अबाउट इट, यू कैन थिंक अबाउट इट। अभी कोई व्यक्ति है, उसने अपने फ्रेंड को पढ़ा लिया। अभी इट हैपन्स लाइक दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ मेरे परिचित आ गए, उनके चिल्ड्रन आ गए, उन्होंने कहा साहब वो हमारा भी बच्चा है। मैंने कहा उसको फीस नहीं लूंगा, मैं तभी पढ़ाऊंगा, उसको फीस नहीं लूंगा। पर मैं ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं कुछ राइट समथिंग आई विल चार्ज। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि मैं कैडबरी चॉकलेट ले लूंगा, कैडबरी सिल्क दे देना आप मुझे। अभी कुछ तो कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा, तो आई टुक सिल्क। एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज, वो सिल्क मुझे मिली, टीचिंग का कंसिडरेशन वो मेरी इनकम हो गई, काइंड में हो गई, मुझे इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मैं हिसाब रखूंगा कि मैंने इस साल कितने बच्चों से कैडबरी सिल्क ली, और वो जो बच्चों से सिल्क ली उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और वो मार्केट वैल्यू का 30% मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक कि मेरे को काइंड में देना है कि वो कैडबरी सिल्क का कट करके इनकम टैक्स में जमा कर दिया 30%, राइट, वो गल जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो वैसा नहीं करना है, यू हैव टू गिव द टैक्स इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। दैट इज आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर। इनकम काइंड में हो तो भी इनकम टैक्स लगेगा मनी वैल्यू पे। मनी वैल्यू कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, कंप्यूटेशन का मैटर है, वो अपन पढ़ेंगे। अभी अपने को नहीं पता मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, वो अपन जब कंप्यूटेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर है उसमें सारा बातें अपन ये करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, मनी और काइंड दोनों को ऐड करेंगे, दोनों मिलाकर मेरी इनकम हुई, और दोनों का जो टोटल है उस पर मुझे इनकम टैक्स लगेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला इशू आता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम may be legal or income may be illegal. Even if the income is illegal, still you are liable for income tax. Even if the income is illegal, still you are liable for income tax. तो मैं सीए का वर्क करता हूँ, उससे पैसा कमाता हूँ, या कहीं जॉब करके पैसा कमाता हूँ, कहीं बिजनेस करके पैसा कमाता हूँ, कुछ भी जो लीगल एक्टिविटी है वो करके पैसा कमाता हूँ, तो भी मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं कोई इलीगल एक्टिविटी करता हूँ, स्मगलिंग करता हूँ, ठीक है, राइट, एनीथिंग दैट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसके मोबाइल पे फोटो आ जाता है, वो और वो फोटो जिसका आता है वो उसका फोटो अगले दिन अखबार में भी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, पैसे मिलते हैं उसको, एक फोटो के 5 लाख रुपए लेता है वो, राइट। फोटो आया, अपन ने उड़ा दिया उसको, 5 लाख रुपए मिल साल में
100 लोगों को उड़ा दिया, 5 करोड़ कमा लिए, अब क्या उसको 5 करोड़ पे इनकम टैक्स लगेगा? हाँ, इनकम टैक्स लगेगा। लीगल कमाओ, इलीगल कमाओ, सबसे इनकम टैक्स लगेगा। कोई रिश्वत से कमाता है, कोई राइट इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी करके कमाता है, एवरीबडी इज लायबल फॉर इनकम टैक्स। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे इनकम टैक्स लेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, मैं पहले एड्रेस कर देता हूं, फिर अपन बात कर लेते हैं। आई हैव सम FAQs विथ मी which many people would be asking, तो मैं अपनी तरफ से पहले बता देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो क्या होता है कि इलीगल इनकम हो, लीगल इनकम हो, अपन तो टैक्स लेंगे। अब आपके मन में होगा कि सर वो तो इलीगल इनकम पे टैक्स, इलीगल, अभी जैसा आपने एग्जांपल लिया मर्डर, तो मर्डर वगैरह तो बड़ी खराब चीज होती है, उसमें तो जेल वेल भी होती है, फांसी भी होती है, तो उसमें तो फांसी हो जाएगी, आप टैक्स की बात कर रहे हो, ठीक है? उसमें तो फांसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, होती है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो है इंडियन पेनल कोड। अगर किसी ने मर्डर किया, उसको मर्डर की सजा इंडियन पेनल कोड में मिलेगी, और जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, जो भी होता होगा वो हो जाएगा। दफा 302 जो अपन हिंदी मूवीज में देखते हैं, वो सब हो जाएगा। इनकम टैक्स में किसी व्यक्ति के साथ हम बुरे से बुरा क्या कर सकते हैं? उस पर 30% टैक्स लगा सकते, और कुछ बुरा नहीं कर सकते अपन। तो अगर किसी ने इलीगल इनकम कमाई और इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, तो बुरे से बुरा वो क्या करेंगे? 30% टैक्स लगाएंगे। बाकी जो उसके साथ होना होगा तो दूसरे विभाग करेंगे, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, अदालत उसको फांसी दे देगी, वो दूसरा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स में उसके साथ बुरे से बुरा क्या होगा? 30% इनकम टैक्स लगेगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लीगल इनकम हो, इलीगल इनकम हो, हम सबसे इनकम टैक्स लेंगे। एक क्वेश्चन ये और आ सकता है कि सर कोई बताएगा थोड़ी कि मेरे साहब साल में मैंने 5 करोड़ रुपए कमाए मर्डर से, और 5 करोड़ का ये लो 30% इनकम टैक्स, ठीक है? ऑब्वियसली कोई अपने आप से थोड़ी बताने वाला है कि ये मर्डर का पैसा है और इनकम टैक्स भर देगा वो। आई अंडरस्टैंड। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो खुद से बता रहा है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसको इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, देखो मेरा फ्रेज यही मैंने यूज किया, अगर उसे इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? उससे इनकम टैक्स लेंगे, ठीक है? डेफिनेटली वो खुद से नहीं बताएगा, पर हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। इट इज पॉसिबल कि मान लो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने उससे ऐसा कबूलवा लिया कि उसने ये पैसा कमाया है, इनकम टैक्स वालों को भी ये जानकारी मिलेगी, तो इनकम टैक्स वाले भी उसको नोटिस देंगे। जेल में बैठे बैठे उसको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि तुमने मर्डर किया, फांसी पे तो जा ही रहे हो, पर जाने से पहले हमारा हिस्सा दे जाओ, जो भी तुम कर रहे हो उसमें हम भी पार्टनर हैं, वी आर पार्टनर ऑफ 30%, हमारा हिस्सा आपको देके जाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में द पर्सन इज लायबल फॉर टैक्स इवन इफ द इनकम इज फ्रॉम टेंटेड सोर्सेस। इलीगल इनकम को हम ये नाम भी देते हैं, इनकम फ्रॉम टेंटेड सोर्सेस। टेढ़े मेढ़े रास्ते से पैसा कमाओ तो भी इनकम टैक्स लगेगा। अभी जैसे किसी ने रिश्वत कमाई, ऑब्वियसली खुद से थोड़ी बताएगा कि साहब मैंने देखो 500 करोड़ कमाए इस साल और 30% इनकम टैक्स में दे रहा हूं, वो नहीं बताएगा। पर अगर वो पकड़ा गया, CBI का छापा पड़ा और पकड़ा गया वो, तो इनकम टैक्स वाले भी आ जाएंगे और वो कहेंगे कि 30% हम टैक्स लेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यस प्लीज, वो बात करते हैं अपन। आई गॉट योर पॉइंट। जब पकड़े जाते हैं तो टैक्स थोड़ी लगता है, पेनल्टी वगैरह भी लगती है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी बस थोड़ी देर से वो बात आ रही है, आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या बुरा हो जाता है अगर जब पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़ी जाती है इनकम टैक्स में, तो व्हाट यू हैव टू फेस। यस प्लीज। जेल में कैसे पे करेगा? देखो उसके अकाउंट सीज होके कहीं तो होंगे, पुलिस के पास होंगे, तो पुलिस वालों से इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हमारा हिस्सा हमको दो। पुलिस का अलग हिस्सा है जो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को जमा होगा शायद। अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी, वो बोलेगी साहब इनकम टैक्स के खाते में आपको ये पैसा जमा करना। अलग अलग हेड्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं कि ये इनकम टैक्स का अकाउंट है, इसमें पैसा आया, वो बताते हैं कि हमको इस साल इनकम टैक्स से इतना कलेक्शन हुआ,
जीएसटी से इतना कलेक्शन हुआ, तो इनकम टैक्स के अकाउंट में ये पैसा जाए। मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, तो लीगल हेयर वाला कंसेप्ट somebody said it, ठीक है, वो मर गया तो उसके बाद वालों को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, मर गया तो क्या हुआ, हमारा हिस्सा तो बाद में भी वसूल लेंगे हम, राइट, दे नो हाउ टू हैंडल इट। और कोई? यस। सब पे टैक्स लगता है तो इतने कम टैक्स पेयर क्यों है? ज्यादा है टैक्स पेयर। अपने देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 40% इज यूथ, वो तो टैक्स देते नहीं है। 18-20 साल से कम के आप सब हो, आप टैक्स नहीं देते हो, तो आप नहीं दे रहे हो टैक्स, इसलिए कम है टैक्स पेयर। 40% 50% किसान हैं, किसानों को उन्होंने माफ कर रखा है। अब बचे जो 20%, 20% में 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले कितने, वो जो है वो टैक्स दे रहे हैं, वो ज्यादा ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे। टैक्स कलेक्टर्स के सुनोगे तो उसको तो बुरा ही लगता है, कम ही लगता है उसको, तो लगता है देखो इतने 6 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं, पर अगर वो कैलकुलेट करें तो 6 करोड़ ज्यादा है, ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं। दैट इज द थिंग विच इज देयर। 1 or 2 ऑनलाइन क्वेरीज, सर अगर उसको फांसी होने वाली है तो वो नहीं देगा तो क्या होगा? टैक्स नहीं देगा तो टैक्स तो उसके अकाउंट में से निकाल लेंगे ना, वो चले जाए फांसी पे, से नहीं वसूल पाएंगे, उससे वसूलना भी नहीं है, उसके बैंक में से वसूलना है बेटा, उससे वसूल लेंगे। कहीं तो रहेगा, बैंक में नहीं है तो पुलिस ने जब्त किया, पुलिस ने बैंक में रखा होगा, पुलिस के पास जमा होगा, कहीं ना कहीं होगा, उसकी घर होगा, मकान होगा, उसको बेच के वसूल लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। सर अगर रेड होती है, वो जो इनकम टैक्स की छापा पड़ जाता है, रेड होती है, सर अगर रेड होती है तो उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है क्या? हाँ होता है ना, वो जो 2 नंबर की इनकम निकलती है उस पर टैक्स लेते हैं, वो बिल्कुल लेते हैं। और somebody asked it कि टैक्स ही लेते हैं क्या, पेनल्टी वेनल्टी भी लेते हैं, वो बताता हूँ मैं। हाँ, फिर जीवित छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जीवित छोड़ देते हैं, पैसा उसका सारा ले लेते हैं। जेल भी होती है उसमें, वो बात करते हैं अपन, मैंने कहा ना, बता रहा हूँ मैं उस एस्पेक्ट को कि जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके साथ क्या बुरा होता है, उसमें जेल भी है, जेल भी होती है, 7 साल तक की जेल होती है। क्या चीज? टैक्स ले सकते पर चोरी की ना, उसकी सजा दे रहे, टैक्स तो 30 ही ले रहे पर चोरी की सजा दे रहे, और टैक्स 30 की जगह चोरी करने वाले से टैक्स भी ज्यादा ले लेते हैं, बात करते हैं उसकी अपन, विल टॉक अबाउट इट। हाँ, मरने वाले की विल में लिखा है पूरा अमाउंट डोनेट होगा, तो उसकी विल से ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है कानून, कानून उसके ऊपर है, ठीक है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस है, राइट, आई विल कम टू मोर, यस यस, मोर क्वेश्चंस। एक एग्जांपल आपने कहा कि कोई क्लाइंट आया, कोई सीए के पास क्लाइंट आया, उसने कहा रिटर्न भरना है, सीए ने भर दिया रिटर्न, सीए ने पूछा इनकम कैसे कमाते हो, और वो व्यक्ति ने बंदूक रखी टेबल पे और बता दिया कि देखो ऐसे कमाते हो, रिटर्न भर दो नहीं तो बस समझ लो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? इनकम, या तो सीए बता दे साहब इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऐसे तो बताएगा नहीं, तो सीए बताए, बोलेगा कि देखो ऐसा करो कि आप बताओ कि मैं दान दे, मैं लोगों से दान लेता हूँ और दान से पैसा, कुछ भी एक नाम दे दो, कुछ भी, खेती करता हूँ, खेती से कमाता हूँ, नाम दे दो, कोई व्यापार करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोगों को बाहर भेजता हूँ, ठीक है, तो कोई भी नाम दे दो आप, उससे बता दो। हाँ जी, यस। आपका कहना है कि कोई अनअकाउंटेड इनकम मिल गई, पेपर कागज पे डेड होते हैं और एक्चुअली रियल लाइफ में जिंदा हैं, मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला आज तक, मैं पता नहीं कर पाया क्या होगा उनका, ठीक है।
ऐसा अगर हो गया तो सच्चाई ये है कि वो जिंदा है, उससे टैक्स खुद को लगेगा, उसके लीगल हेयर्स को नहीं लगेगा। डेड डेड पर्सन नहीं है ना वो, आपने बताया जिंदा है, वो तो जिंदा है वो, कागज से कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स कागज पे नहीं चलता है, इनकम टैक्स रियलिटी में चलता है। तो रियलिटी में अगर वो जिंदा है तो उसको जाकर पकड़ लेंगे और टैक्स लेंगे। ठीक है, टैक्स लेंगे बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि वो रेड को लेके क्वेश्चन आने लगे कि रेड में अभी पूरा पैसा जब्त कर लिया तो टैक्स तो पूरा ले जाते हैं, वो पूरा नहीं ले जाते। वो टैक्स लेकर बचा हुआ पैसा दे देते, थोड़ा बहुत दे देते। मान लो 10 करोड़ जब्त किया, उनका हिसाब करते हैं, जब वो टैक्स वैक्स निकाल के 9 करोड़ 99 लाख बनता है, 1 आध लाख रुपए वापस कर देते हैं। हिसाब कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं, वो देते नहीं है वापस, मतलब उनका हिसाब अलग ही रहता है, उस मैथमेटिक्स पे कुछ बचता नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर। हाँ जी। फॉल्स आईटीआर फाइल नहीं, देखो आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मैं 5 लाख रुपए कमा, मेरे को क्या पता आप कितना कमाते हो, समझना मेरी बात। आपने जो इंफॉर्मेशन दी उसी बेसिस पे मैंने आपका रिटर्न भरा, तो अगर वो मैंने गलत भरा, हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल? हाँ, अगर सीए ने इस तरह से किया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और उसकी इनकम बता दी कि साहब वो कोई और सोर्स से कमाता है, और सीए उसमें मतलब उसको जानकारी थी, सीए ये प्रूव करना ऑलमोस्ट असंभव है कि सीए को जानकारी थी। ये यही कहेगा मेरे को क्या पता साहब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं। ये आए, इन्होंने कहा कि मैं खेती करता हूँ, खेती की इनकम दिखा दी, हाउ डू आई नो कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं? मेरा काम थोड़ी है ये सब चेक करना। तो बहुत मुश्किल है ऐसा प्रूव करना कि सीए का भी कनाइवेंस था, ही वाज इन्वॉल्व इन दिस, कि वो पैसा वाइट करने में सीए भी इन्वॉल्व था। पर अगर प्रूव हो जाता है तो सीए को भी जेल होती है, फ्रॉड में अगर आप साथ देते हो तो जेल होती है। हाँ जी। नहीं नहीं, देखो, एक वो होता है जो हम अखबार में आता है वो पढ़ते हैं, या जो टीवी में रिपोर्ट होता है वो सुनते हैं। टीवी में पत्रकार वो हैं, अखबार में पत्रकार वो हैं जो सीए कर रहे थे पर बन नहीं सके, तो वो पत्रकार बन गए। वो परफेक्ट नहीं है, वो लेमैन वाला चीज है। लेमैन जो समझता है वो कानून नहीं है, अपने को इनकम टैक्स पढ़ना है एज अ प्रोफेशनल। तो हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो, साल सर बजट में आया था कि 75 साल वालों से ऊपर को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो ऐसा नहीं है, ऐसा आया था कि 75 साल से ऊपर वालों को इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं, टैक्स भरना है, हिसाब नहीं देना है। अब आपको सुन के लगेगा फिर क्या मतलब फायदा हुआ, क्या है ये, तो कोई मतलब फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं देती ना सरकार, फायदा देने को थोड़ी बैठी है। गवर्नमेंट इज नॉट फॉर योर हेल्प, दे आर दे आर देयर टू एक्सट्रैक्ट मनी। they say they say tax is the way of legalized robbery, it is a robbery, legalized, कानून में दिया है, तो लूटेंगे आपसे। अब क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज इट। तो वो नहीं देते हैं रिलीफ, आपको लगेगा रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि आप अधूरी बात सुन रहे, पूरी बात ये है कि नहीं है तो आईटीआर नहीं भरना है। सब करेंगे, सबके तरीके होते हैं, सबूतों गवाहों और बयानों के आधार पे चेक करेंगे कि कितना उसने कमाया है। ठीक है, आपका कहना है कि साहब वो जो 75 साल से ऊपर का है उसका हिसाब कैसे चेक करेंगे, वो तो देगा नहीं, तो उसका हिसाब सबूतों गवाहों और बयानों के आधार पर चेक। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को इनकम टैक्स लगता है क्या, ये आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टू कम आउट, कि साहब वो मंदिरों को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल वगैरह को, सबको इनकम टैक्स लगता है, किसी को नहीं छोड़ते हम। हाँ, एग्जाम्प्ट इनकम के चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्प्ट होते हैं, उसमें हो सकता है कि ऑर्फनेज या गौशाला या मंदिर या इस तरीके से कुछ एग्जाम्पशंस होंगे।
कल भी बात हुई थी कि टैक्स लगता है, सबको लगता है. अगेन दिट क्वेश्चन केम आउट, सो आई एम जस्ट एड्रेसिंग इट अगेन. अब आगे सुन लो, अगली बात सुन लो. इनकम टैक्स लगेगा, लीगल है या इलीगल इनकम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात खत्म हो गई. नेक्स्ट थिंग विच कम्स आउट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब एक डिस्कशन, उसको करने में हमको कम से कम आधी घंटा तो लगेगा ही, उससे ज्यादा ही लगेगा. तो आज का डिस्कशन सिर्फ उस बात को लेकर होने वाला है. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन, एंड इनकम मीन्स रियल इनकम. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम एंड नॉट नोशनल इनकम. मैं समझा रहा हूं, मैंने कहा आधी घंटा कम से कम लगाऊंगा इस पूरी बात को समझाने में. और इस बात को भी दो तरीके से समझाऊंगा, अलग अलग तरीके हैं, दो एस्पेक्ट से वो दोनों एड्रेस करूंगा. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. पहले तरीके से समझो बात को. देखो, इनकम को समझने के दो तरीके होते हैं. एक होता है अकाउंटिंग का तरीका, तो आप अकाउंट्स में इनकम का मतलब होता है रियल इनकम, मतलब जो मैंने सच में कमाया, दैट इज रियल इनकम. और दूसरा तरीका होता है इनकम को समझने का, वो होता है नोशनल इनकम, मतलब जो मैं कमा सकता था. इकोनॉमिक्स, द अप्रोच ऑफ नोशनल इनकम. इकोनॉमिक्स में जब भी हम इनकम पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक फोकस रहता है ऑन द नोशनल इनकम, राइट. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द नोशनल इनकम, वेयर एज अकाउंट्स इज अबाउट द रियल इनकम. नोशनल इनकम मतलब मैं पैसा कमा सकता था, जैसे मेरे पास पैसा है, मैं उसे बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकता हूं, राइट. आई हैव मनी, आई कैन डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट. अगर मैं सच में पैसा बैंक में जमा कर देता हूं और सच में ब्याज कमाता हूं, तो दैट इज रियल इनकम. पर मैंने पैसा बैंक में जमा नहीं किया और ब्याज नहीं कमाया, पर ब्याज में कमा तो सकता था, तो दैट इज नोशनल इनकम. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. सच में कमाओगे तो टैक्स लगेगा, कमा सकते थे पर टैक्स नहीं लगेगा. सच में कमाओगे तो टैक्स लगेगा. ये बात आई थिंक आई एम क्लियर. मेरे पास मकान है, किराए पर दे दिया और सच में किराया कमाया, टैक्स लगेगा, इट इज रियल इनकम. मेरे पास मकान है, किराए पर नहीं दिया, खाली पड़ा है, वो किराए पर दे सकता था और किराया कमा सकता था. किराया कमा सकता था पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, राइट. इनकम टैक्स लगेगा अगर मैंने सच में किराया कमाया. मियरली अगर मैं किराया कमा सकता था, दैट इज अ नोशनल इनकम. मेरे पास बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, मैंने मान लो ज्वेलर है, 30,000 रुपए के भाव में उसने गोल्ड खरीदा था, 50,000 का भाव हो गया, बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, पर अभी तक बेचा नहीं उसने, प्रॉफिट नहीं कमाया, टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स तब लगेगा जब वो सच में बेच के प्रॉफिट कमा लेगा. द थ्योरी इज सिंपल. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल एंड नॉट नोशनल इनकम. सच में इनकम कमाई तो इनकम टैक्स लगेगा, कमा सकते थे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा जनरली. हाउएवर, इनकम टैक्स में कई बार आपको लिखा गया है कि इस नोशनल इनकम पर भी आपको इनकम टैक्स लगेगा. ऐसा लिखा हुआ इनकम टैक्स में कई बार. जो उन्होंने इनकम की डेफिनेशन दी हुई है ना, इनकम इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स में उन्होंने क्या कवर किया उन 26 पॉइंट में? कई सारी कैपिटल रिसिट्स को भी इनकम मान लिया, कई सारी नोशनल इनकम को भी इनकम मान लिया. क्या आपने कमाया नहीं, पर हम कह रहे कमा लिया, आप टैक्स दो. दैट इज व्हाट दे हैव रिटन. इन स्पेशल 26 पॉइंट्स में बेसिकली क्या लिखा है? कई सारी नोशनल इनकम को भी इनकम माना है, कई सारी कैपिटल रिसिट्स को भी इनकम माना है. तो रिमेंबर इट, नोशनल इनकम एज सच इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है, ये हुआ इस बात को समझाने का एक तरीका. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम एंड नॉट नोशनल इनकम. अब इसको समझाने का एक और तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. इट इज अ फंडामेंटल ऑफ द इनकम टैक्स, एंड
आप सीए कोर्स छोड़ दोगे तो भी आपको जीवन भर ये कंसेप्ट काम आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द इनकम. अंडरस्टैंड, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. रियल इनकम वो है जो आप सच में कमाते हो, न कि जो आप दिखाते हो. आप कुछ भी इनकम दिखाओ से मतलब नहीं, आपने जो सच में कमाया हम उस पर इनकम टैक्स देंगे. Try to understand it, what I am taking as an example, and that will clarify a lot of questions जो लोगों के मन में अभी भी थे. और इलीगल इनकम के समय मैंने कुछ तो एड्रेस किए, पर मेरे ख्याल से काफी सारा डिस्कशन उससे क्लियर हो जाएगा. समझो, अभी इनकम टैक्स में क्या होता है, टैक्स की चोरी बहुत होती है. कई लोगों ने पूछा भी अभी कि इतने कम टैक्स क्यों भरते हैं लोग, टैक्स की चोरी कितनी होती है सर. तो वो बातें हैं, अब मैं उसी बात को समझाता हूँ. देखो कैसा होता है इनकम टैक्स. अभी क्या हुआ, मान लो एक व्यापारी है और उस उसके मन में है कि भैया अपन तो ईमानदार हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपने को सहयोग देना और इनकम टैक्स भरेंगे ईमानदार. उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 50 लाख का प्रॉफिट आया, सीए के पास. और सीए के पास जाके उसने कहा कि साहब ये 50 लाख का प्रॉफिट है, जरा निकालो सर इनकम टैक्स कितना बनेगा. सीए ने कहा बिल्कुल, 50 लाख पे टैक्स बनता है 15 लाख, 15 लाख रुपए का टैक्स बनता है. तो 15 लाख रुपए आप जमा कर दो इनकम टैक्स, अपन भर देते हैं टैक्स और खत्म हो गया बात. पर उसके मन में आया नहीं, 15 लाख रुपए का टैक्स, इतना थोड़ी भरना है अपने को इनकम टैक्स. ईमानदारी की मतलब एक लिमिट होती है, थोड़ी 15 लाख रुपए टैक्स भर दूंगा, मैं नहीं भरूंगा 15 लाख रुपए. तो सीए से कह दिया नहीं भरना साहब 15 लाख टैक्स. सीए ने कहा देखो कानून तो कहता है 15 लाख टैक्स बनता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो इनकम 50 लाख है तो टैक्स 15 लाख बनेगा. तो अभी कुछ कर तो सकते नहीं है, कानून तो यही कहता है. पर अगर आपकी इनकम कम होती तो टैक्स कम बनता. आपने 50 लाख क्यों कमाए, तो उसने कहा नहीं सर एक्चुअली मेरे से एक जीरो ज्यादा लग गया, मैंने तो 5 लाख ही कमाए. ठीक है, सच में उसने 50 लाख कमाए, पर अभी टैक्स इतना बन रहा था, वो बेचारा उसने कहा कि मैंने तो साहब 5 लाख ही कमाए. 5 लाख पे कितना बनता है टैक्स, सीए ने कहा अच्छा अच्छा है, 5 लाख पे बनता है 5,000 रुपए टैक्स. प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है ना, तो 5 लाख पे 5,000 रुपए का टैक्स बनता है. उसने कहा अब सही लग रहा है, अब मैं ईमानदारी से टैक्स भरूंगा, मेरे जैसा ईमानदार पूरे देश में बहुत मिलेंगे मतलब आपको. तो मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, 5 लाख पर 5,000 टैक्स बनता है. उसने अपनी तरफ से खुद से ये 5,000 का टैक्स भर दिया. इनकम टैक्स का पूरा एक प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं. सरकार ने फर्स्ट लेवल पर हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी दी है कि आप खुद से अपनी सही इनकम निकालो, पे जो सही टैक्स बनता है वो खुद से जमा कर. सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपने कितना कमाया और उस पर ईमानदारी से खुद से टैक्स भर. ये सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट के जरिए जिसको कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न. कई बार बीच में बात है ना, रिटर्न भरना है, रिटर्न भरना है, हिसाब देना है. इनकम टैक्स रिटर्न इज बेसिकली डॉक्यूमेंट जिसके जरिए हर व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, बताता है कि मैंने इतना कमाया, उस पर इतना टैक्स बनता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत हो सकता है क्योंकि वो खुद की तरफ से डिक्लेरेशन है. मैं बता रहा हूं कि मैंने इतना कमाया, तो मैं टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं कई लोग कि साहब मैंने तो 50 लाख कमाया, अपन तो 5 लाख ही बता दो अभी इतने पे ही टैक्स देंगे. तो उस व्यक्ति ने खुद की तरफ से डिक्लेरेशन दे दिया, इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, 5 लाख की इनकम बताई. रिटर्न कैसे भरा जाता है, कब भरा जाता है, किस फॉर्म में भरा जाता है, उसका चैप्टर है रिटर्न, उसमें अपन पढ़ेंगे, तो नीड नॉट वरी अबाउट इट. अब जब कोई भी व्यक्ति रिटर्न भरता है, अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, वो फाइनल नहीं होता है. ऐसा नहीं हो गया कि खत्म हो गई बात. उसके बाद इनकम टैक्स के एक अधिकारी होते जो उसकी केस को स्टडी करते हैं, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाते हैं, पी एंड एल अकाउंट मंगाते हैं,
बुक्स के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वो सब मंगाते हैं, तो स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं। मैंने बताया कि मैंने इनसे रॉ मटेरियल खरीदा, उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि उन्होंने कितना सेल बताया, हमने कितना परचेज बताया, सारा इन्वेस्टिगेशन होता है। इनकम टैक्स के एक अधिकारी होते हैं असेसिंग ऑफिसर, ये पूरी इंक्वायरी करते और इंक्वायरी कर कर उस व्यक्ति की सही इनकम निकालते हैं। जैसा मूवीज में बताते हैं पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेट करती, वैसे ही इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स के केस को इन्वेस्टिगेट करते, सबूत इकट्ठा करना, बयान लेना लोगों के, जैसे पिक्चरों में बयान होते हैं ऐसे इनकम टैक्स में भी बयान होते हैं, सारी जांच पड़ताल होती है। और वो सब होने के बाद इनकम टैक्स के ये जो अधिकारी हैं ये सही इनकम निकाल, इनका क्या काम होता है, लोगों की सही इनकम। मैंने बताया मैंने 5 लाख कमाए, पर इनकम टैक्स के ये एओ ये सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करके इनको पता चल गया कि इन्होंने 50 लाख कमाए और उस पर 15 लाख का टैक्स बना। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने बताया था कि मेरी 5 लाख की, पर एओ ने पता लगा लिया कि मेरी 50 लाख की, मुझे इनकम टैक्स 5 लाख पे लगेगा या 50 लाख पे लगेगा? 50 लाख पे, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम। उस पे टैक्स नहीं लगता है जो आप दिखा रहे हो, उस पे टैक्स लगता है जो आप कमा रहे हो। आपने सच में 50 लाख रुपए कमाया, दिखाया कुछ भी हो, आपको टैक्स लगेगा 50 लाख। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज असेसमेंट। जब कोई व्यक्ति रिटर्न भरता है तो एओ उस रिटर्न को चेक करते और चेक करके सही इनकम निकालते हैं। प्रक्रिया को हम कहते हैं असेसमेंट, निर्धारण। हिंदी में अगर उसका नाम लोगे तो हिंदी में नाम होता है निर्धारण। तो आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे केस में मेरी सही इनकम का निर्धारण करता, ही असेसेस माय करेक्ट एंड मुझे उसके ऊपर टैक्स लगता। कितने लोगों के केसेस को वो एग्जामिन करते हैं? ऑब्वियसली 100% तो सारे केसेस करते नहीं है। साल में 6 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा, तो ऑब्वियसली 6 करोड़ लोगों का हिसाब तो चेक करेंगे नहीं, उनके पास समय ही नहीं है इतना, टीम ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है इतनी। तो वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के केसेस को एग्जामिन करते हैं। ये पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग साल आते रहते हैं बीच बीच में पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे वो कुछ केसेस को एग्जामिन करते हैं। से अप्रोक्सीमेटली 1 और 2% केसेस को वो एग्जामिन करते हैं और 1 और 2% के बेसिस पर वो उनके केस में जो भी रियल इनकम है उसको आइडेंटिफाई करके टैक्स करते हैं। दैट इज हाउ इट हैपेंस। असेसमेंट कैसे होता है, एओ क्या क्या जांच पड़ताल कर सकते हैं, कहां से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या पूछताछ करते हैं, किसका बयान ले सकते हैं, एक चैप्टर असेसमेंट तो सीए फाइनल में आप पढ़ते हो, बहुत लंबा चौड़ा उसका डिस्कशन है, अभी अपने को नहीं है इसलिए मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं। अब असेसमेंट हो गया, एओ ने कहा आपका 15 लाख का टैक्स बनता है, तो मुझे जैसा मैंने कहा 15 लाख का टैक्स बनता है, 5,000 रुपए वो भर चुका है, तो एओ क्या कहेगा कि आप डिफरेंस अमाउंट जमा करो, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम। तो 15 लाख बनता था, आपने 5,000 दे दिए, चलो उतना माइनस कर लो, डिफरेंस 14,95,000 उसको टैक्स भरना पड़ेगा क्या सर? क्या उसको भरना पड़ेगा? हाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रियल इनकम पे लगता है। दूसरी बात, ये टैक्स उससे ले लिया जाएगा, पर उससे कहा जाएगा ये टैक्स आप अगर खुद से जमा करते तो शायद 1-2 साल पहले कर देते। थिंक अबाउट इट, मैंने आज इनकम कमाई, इसका हिसाब अभी दे दिया, और एओ ने मेरे केस को एग्जामिन किया, असेसमेंट किया, जांच पड़ताल की, इसमें 1-2 साल लग गए, तो 2 साल बाद वो सही टैक्स मांग पाए। सरकार का 2 साल का नुकसान हुआ ना, सरकार को यही टैक्स 2 साल पहले मिल जाता, यह टैक्स सरकार को 2 साल बाद मिला, तो क्या सरकार इस पर ब्याज देगी? यस,
सरकार इस पर ब्याज लेगी। ब्याज कितना लगेगा, कब से कब तक लगेगा, किस रेट पे, किस अमाउंट पे लगेगा, ब्याज का एक चैप्टर है जो अपन सीए इंटर में पढ़ेंगे। मान लो ब्याज लगता है 1% पर मंथ, मान लो उतना ही लगता है 1% पर मंथ, तो 15 लाख रुपए पे 2 साल का ब्याज हो गया करीब करीब 5 लाख। एग्जैक्ट नहीं निकालना है अपने को, 5 लाख का ब्याज मांगे। डिपेंड करता है, 2 साल बाद पकड़ा तो 5 लाख हो गया, 10 साल बाद होता तो उतना ज्यादा लग जाता, जितना भी ब्याज है वो लग जाएगा। ठीक है, हो गया ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई डोंट नो यू हैव समटाइम्स स्टडीड दिस सेंटेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो पैसा उनको देर से मिला, उसका कंपनसेशन ब्याज है, वो ब्याज आपसे मांगेंगे, वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टैक्स खुद से तो भरा नहीं, ये तो इनकम टैक्स वालों ने अपने को पकड़ा और टैक्स निकाल दिया, अपनी सही इनकम उनने असेस कर दी। उनका कहना है कि अगर अगर हम तुमको नहीं पकड़ते तो तुम ये टैक्स तो भरते नहीं, तुमने टैक्स की चोरी की, चोरी है ये, खुद से टैक्स नहीं भरा, और ये तो हमारे पकड़ने के बाद टैक्स भर रहे हो। ऐसी चोरी करने वालों को कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए उनको। तो उन्होंने कानून में लिखा कि जो टैक्स की चोरी करता है उसको पेनल्टी लग, जो टैक्स की चोरी करता है तो पेनल्टी लगती। कितनी पेनल्टी? टैक्स का 50% से लेकर टैक्स का 200% की पेनल्टी, और वो लगाते हैं पेनल्टी तो 200 ही लगाते हैं। ठीक है, बाद में आप लड़ झगड़ के कोर्ट में जाके कम करा लो, उनने तो 200 लगा दी। तो 15 लाख का टैक्स बना था 14.95 प्रिसाइजली, तो 14.95 का 200% पेनल्टी 29.90 लैक्स की पेनल्टी। टैक्स की चोरी की, कोई बात नहीं, कर ली, अभी हो गया, कोई बात नहीं। टैक्स लगा 30%, ठीक है 30 लगा, कई बार वो 78% भी टैक्स लेते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। कई बार टैक्स वो 78% मांगते हैं, उनका एक अलग रेट है 78%। तो टैक्स का लग गया 30%, ब्याज लग गया, पेनल्टी लग गई। अब उनका कहना है कि यह आदमी, यह व्यक्ति जिसने टैक्स की चोरी की, यह व्यक्ति देश का गद्दार है, ऐसे व्यक्ति को सड़क पर खुला नहीं घूमते, टैक्स की चोरी करता है, आर्थिक नुकसान पहुंचाता है हमारे देश को, ऐसे व्यक्ति को सड़क पर खुला नहीं घूमना चाहिए, इसको जेल भेज दो, प्रोसिक्यूशन कर दो इस पे। और वो व्यक्ति जो टैक्स की चोरी करता है उसको जेल हो सकती है अप टू 7 इयर्स ओनली, केवल 7 साल तक की सजा है जो टैक्स की चोरी करता है। तो कोई सोचता है कि मैं टैक्स की चोरी करूंगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, होता कुछ नहीं है, पर जब पकड़े जाते हैं तब होता है। चोरी करना बुरी बात नहीं होती है, पकड़े जाना बुरी बात होती है। अगर कोई टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसके साथ क्या क्या बुरा हो जाएगा, टैक्स तो लग ही जाएगा, ब्याज लग जाएगा, पेनल्टी भी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। क्या सर ऐसा रियल लाइफ में किसी के साथ होता है? होता है, बिल्कुल होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अपने को इसलिए पता नहीं चलता कि ये सब अखबार में थोड़ी आता है, हर रोज थोड़ी आता है, आज का टैक्स की चोरी, आज 3 लोगों को जेल भेजा, नहीं आता है। बट दिस इज व्हाट हैपेंस विद पीपल, अगर वो टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, दे हैव टू फेस, राइट, दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, टैक्स भी लगता है, ब्याज भी लगता है, पेनल्टी की भी बात आती है और जेल की भी बात। अब आप देख लो, उसने 45 लाख रुपए कमाए थे एक्स्ट्रा, 5 लाख रुपए खुद से दिखाए थे कि मैंने कमाए, 50 लाख रुपए सच में कमाए थे। अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, ब्लैक मनी उसने कमाया था 45 लाख अनअकाउंटेड। उसका ये सब टैक्स और ब्याज और ये सब कैलकुलेट कर लेना, 45 लाख से ज्यादा ही बन रहा होगा मेरे ख्याल से, राइट। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जब वो रेड वेड होती है, somebody asked it कि साहब वो वापस होता है क्या पैसा, हिसाब करके निकालते वो, और जो बचता है वो वापस कर देते। ठीक है, बचता कुछ है ही नहीं, यही मैंने कहा था। और बल्कि वो तो और मांगते हैं कि अच्छा 10 करोड़ मिला था
तुम्हारा ये टैक्स ब्याज वगैरह करके 12 करोड़ बनता है, 2 करोड़ और ले आओ जरा, ठीक है, दैट इज व्हाट दे से, और बल्कि और जेल जाओ थोड़े दिन के लिए, दिस इज हाउ दे टॉक अबाउट। तो राइट, इनकम टैक्स वालों से कई लोग कहते हैं कि जो डेकॉइट्स हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वो तो उतना ही ले जाते हैं जितना घर में है। अगर कोई डेकॉइट आए तो वो बेचारे क्या करेंगे, 10 करोड़ मिला 10 करोड़ ही ले जाएंगे, ये क्या करेंगे 10 करोड़ से ज्यादा मांगेंगे और जेल भी भेजने की बात करेंगे। तो दे आर वेरी डेंजरस पीपल, राइट, पीपल एक्चुअली आर फियरफुल विथ इनकम टैक्स पीपल। इनकम टैक्स का डर होता है लोगों को कि अभी इनकम टैक्स वाले अगर पीछे पड़ गए तो क्या होगा। सब नहीं पकड़े जाते हैं डेफिनेटली, कई लोग चोरी करते हैं बच जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, पर जो पकड़ा जाता है उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने, राइट, अंडरस्टैंड इट। नाउ माय पॉइंट विच आई वाज एड्रेसिंग इज इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम, सच में जो कमाया उस पर टैक्स लगता है, ना कि जो इनकम दिखाए। रियल इनकम कैसे असेस की जाती है, 2 स्टेज में होती है। एक स्टेज में तो मैं खुद बता देता हूं कि मेरी इनकम कितनी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरी स्टेज में वो मेरे हिसाब को चेक करते हैं असेसमेंट करके, असेसमेंट प्रक्रिया के जरिए वो मेरे हिसाब को चेक करते हैं। रिटर्न एक चैप्टर है, असेसमेंट में कई चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप पढ़ोगे। असेसमेंट होता है, फिर उस असेसमेंट से आप डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हो कई बार, तो उनने तो गलत निकाल दिया मेरा टैक्स, तो आप उसको अपील कर सकते हो। सुनाओ कभी आपने शब्द अपील, होती है, हर जगह होती है अपील, इनकम टैक्स में भी होती है, तो अपील वगैरह के भी कई चैप्टर है। फिर टैक्स आपका निकाल लिया तो टैक्स पे ब्याज कितना लगेगा उसका चैप्टर है, पेनल्टी कितनी लगेगी उसका चैप्टर है, जेल का चैप्टर है, कितने जेल होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो हर चीज का एक एक चैप्टर है। इनकम टैक्स में करीब करीब 60 चैप्टर है, अपने कोर्स में 20 चैप्टर है इंटर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है इनकम। यस, हमने बताया 5 लाख, उनने कहा आपने 50 लाख कमाए और अपने को टैक्स लगेगा 50 लाख। कंप्यूटेशन भेजते हैं, हिसाब बना के भेजते हैं ना, आपने अपना हिसाब बता दिया कि मैंने 5 लाख कैसे कमाए, तो वो भी उनका हिसाब भेजेंगे कि हमारे हिसाब से आपने 50 लाख कैसे कमाए। वो असेसमेंट होता है ना, उसमें ये सब जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल करके बकायदा कोर्ट में जैसे ऑर्डर होता है वैसा ऑर्डर पास करते हैं, असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं उसको। दे पास दी असेसमेंट ऑर्डर, पूरा उसमें लिखते हैं क्यों उन्होंने अपने रिटर्न में वेरिएशन किया। तो हमने 5 लाख बताए थे, उसको 50 करने का बेसिस ऑर्डर में लिखा जाता है, और वो सब के बेसिस पे फिर वो कंप्यूटेशन बनाते हैं आपको भी। समन्स इशू, समन मतलब नोटिस, तो नोटिसेस इशू होते हैं आपको, जांच पड़ताल करने के लिए नोटिसेस इशू होंगे। आपका कहना है कि गवर्नमेंट चाहे तो सभी लोगों का असेसमेंट कर दे, अभी सबका असेसमेंट नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब वो गवर्नमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि हमको कितना खर्चा करके कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए। हमने मान लो इनकम टैक्स में 50 ऑफिसर और बिठा दिए, तो 50 ऑफिसर को बिठाने का हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, और उससे टैक्स कलेक्शन कितना होगा एक्स्ट्रा, वो उनको हिसाब करना पड़ेगा। अगर उससे उनको कुछ ज्यादा मिल रहा है तो वो अपना सेटअप बढ़ा सकते हैं, उनको देखना है, वो उनको देखना है। वो गवर्नमेंट देखेगी, वो उनको देखना है कि उनको कितने एम्प्लॉयज रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रखना है, ठीक है, उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। दैट इज द क्वेश्चन कि हमको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज रख के कितना और टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, बल्कि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है थोड़ी चोरी कर रहे हो कर लो, कि सेटअप कॉस्ट बहुत, सेटअप कॉस्ट बहुत होती है। इनकम टैक्स में एक ऑफिसर को बिठाया मतलब क्या, उसकी सैलरी 25 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए, उसका ऑफिस का खर्चा, तो सपोर्ट स्टाफ,
सब मिला के 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए साल का उस पर खर्च कर रहे हो, 3 करोड़ का रेवेन्यू लाके देगा क्या? वो तो लोगों से मिल लेता है कि अरे इनकम टैक्स तो साइड में गया, आप मेरा टैक्स दे दो। हो जाता है ना, करप्शन इज देयर, राइट? इट इज रैम्पेंट, इट इज एवरीवेयर, वी नो इट। तो करप्शन के कारण गवर्नमेंट को लगता है कि इससे तो थोड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाए, सेटअप कॉस्ट तो कम करो। ऐसा हो रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, नॉट थ्योरेटिकल। बाकी वो गवर्नमेंट का लुकआउट है कि उनको स्टाफ बढ़ाना है, कम करना है, उससे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट होगा कि नहीं, वो स्टेटिस्टिक्स उनके पास है, मेरे पास है भी नहीं वो, कि कितने स्टाफ पे कितना टैक्स वो कलेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। यस, somebody is asking, somebody was asking here, got it? Now कोई ये पूछ रहा है ऑनलाइन कि सर अगर वो अनअकाउंटेड इनकम गलती से हो गई, तब अपन तो ईमानदार थे और अपन सच में बताना चाह रहे थे कि सर हमारी सच इनकम क्या है, पर गलती से हो जाती है मिस्टेक, तो गलती से मिस्टेक हो गई कि साहब इनकम छूट गई, अभी क्या? अभी भी ये सब होगा क्या? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जेल। मेरा ये कहना है कि देखो टैक्स तो लगेगा, इनकम जानबूझ के छोड़ी, गलती से छोड़ी, टैक्स तो लगेगा, ब्याज लगेगा। पेनल्टी में आप ये कह सकते हो कि हाँ साहब वो जानबूझ के नहीं किया तो पेनल्टी माफ कर दो, अपन ने उनसे दरखास्त कर ली, साहब मान भी गए, साहब नहीं माने तो उनसे जो बड़े साहब थे उनसे अपन ने जाके दरखास्त कर ली, हो सकता है पेनल्टी में और मे नॉट बी लिविड। बाकी टैक्स और ब्याज तो लगेगा, गलती से छूट गई थी तो क्या टैक्स ही नहीं दोगे क्या? टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि इतना समय का उनका नुकसान किया है आपने। यस, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में यू कैन से हमको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन ना लगे, दैट इज ओके। एंड एनीथिंग एल्स? सॉरी, ओके, चलो अभी ये अपना एक बहुत ही कोर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम। हाउ द रियल इनकम इज कैलकुलेटेड, उसका मैंने एक प्रीव्यू आपको पूरे सिलेबस का दे, तो प्रोसेस क्या होता है, हर टैक्स लॉ में होता है, बल्कि हर टैक्स लॉ में टैक्स पेयर अपना एक डिक्लेरेशन देता है, जैसे जीएसटी में भी आप पढ़ोगे, मैं अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देता हूँ जिसको रिटर्न कहते हैं। तो जीएसटी रिटर्न भरते हैं अपन, उसको वो चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तो वो तो मांगते हैं, टैक्स भी मांगते हैं, ब्याज भी मांगते हैं, पेनल्टी भी मांगते हैं, जेल भेजने की भी बात करते हैं। हर टैक्स लॉ में यही होता है। एक्साइज ड्यूटी में भी यही होता है, हालांकि एक्साइज तो अब लिमिटेड है, इज ओनली ऑन पेट्रोल मेनली, तो जहां भी है वो सब ऐसे ही होता है हर जगह। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन एवरी टैक्स लॉ। नाउ इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम। You can just go through the notes and find out exactly whatever I have said, it is written up here. A point जो है पेज नंबर 4 से पढ़ रहा हूं मैं, देखो A point, definition of income is given under section 224. Definition is inclusive. Thus whatever is income in common sense is income. Common sense में जो income है वो तो है ही, उस पर income tax लगेगा. Apart from that, certain specific receipts have been deemed to be income. कुछ specific receipts हैं, जैसे मैंने बताया 224 में कुछ capital receipts है, कुछ notional income है, उन्हें income मान लिया गया है. फिर second point लिखा हुआ है, it deals with the concept of real income. Income tax का जो concept है, it deals with the concept of real income. Real income is something which is there. Real income को समझाने के दो तरीके हैं. एक तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, notional income is not taxable. तो रियल इनकम पे टैक्स लगेगा, नोशनल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. मतलब जो सच में कमाया उस पे टैक्स लगेगा, कमा सकते थे पे टैक्स नहीं लगेगा. मेरे पास मकान है, किराए पर दिया तो इनकम कमाई टैक्स लगेगा, किराए पर दे सकता था, दिया नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा. जनरली नोशनल इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बट समटाइम्स नोशनल इनकम कैन बी टैक्सेबल. समटाइम्स व्हेन इनकम टैक्स में अपन पढ़ेंगे कई सारे ऐसे सिचुएशंस. फिर दूसरा पॉइंट यहां लिखा हुआ है, ऑल्सो व्हाट अ पर्सन हैज एक्चुअली अर्नड इज टैक्सेबल. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम, जो सच में कमाया उस पर टैक्स लगता है, ना कि जो दिखाया. It is irrelevant how much income he offers for taxation. Say a person is earning 60 lakhs in a year, but he offers 10 lakhs. So he has to pay tax on 60 lakhs.
and when he is liable for tax, he is also liable for interest penalty and prosecution. अब ये क्वेश्चन है कि उसकी 2 नंबर की इनकम पकड़ी कैसे जाती है, टैक्स कैसे होती है, उसका थोड़ा चैप्टर है एक एग्रीगेशन ऑफ इनकम, वो यहाँ पे उसका रेफरेंस है, अपन पढ़ेंगे, अपने कोर्स में है, अपन बात करेंगे. फिर सी पॉइंट लिखा हुआ है, इनकम डज नॉट रेफर टू ग्रॉस रिसिट्स बट नेट रिसिट्स. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम. इनकम मींस नेट इनकम, खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट पे टैक्स लगता है. फिर उसके बाद ई पॉइंट, डी पॉइंट अभी नहीं पढ़ाया मैंने, डी नहीं पढ़ाया, ई पढ़ रहा हूँ. इनकम में और मे नॉट बी इन कैश बट डिनोट सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. So yes, there may be some sort of economic benefit like exchange of assets is income. Income, if it is in kind, it is liable for income tax. That is what I said. अगर मैंने काइंड में इनकम कमाई तो उस मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और वो मार्केट वैल्यू मेरे हाथ में इनकम के रूप में टैक्स किया जाएगा. फिर जी पॉइंट अभी मैंने नहीं बताया, एच और आई बता दिया, उसको मैंने पढ़ भी दिया. एच एंड आई हैव एड्रेस्ड दैट. एफ पॉइंट इन फैक्ट आई हैव डिस्कस्ड. एफ, income is taxable even if it is earned from illegal or tainted sources. illegal income है तो भी उस पर इनकम टैक्स लगता है, उसको नहीं छोड़ते अपन. और एच और आई मैंने बताया, इनकम टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स पे लगता है, कैपिटल रिसिट्स पर इनकम टैक्स नहीं लगता है जनरली. हाउएवर कुछ कैपिटल रिसिट्स टैक्सेबल. नाउ वन और टू ऑनलाइन क्वेरीज. वन क्वेरी इज, सर प्लीज डिफाइन व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. अभी आपने सुना ईडी का छापा पड़ा. ईडी, ईडी इनकम टैक्स में नहीं होता है. ईडी होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. कभी आपने सुना पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग सुना हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट होता है, इनकम टैक्स का नहीं होता है. मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है अपने कोर्स में, मैं क्या करूं, होना चाहिए मेरा तो कहना है. 100 नंबर का मनी लॉन्ड्रिंग का भी कानून होना चाहिए इनकम टैक्स के अलावा. 800 नंबर का ही पेपर है, मेरा कहना है 900 का कर दो कम से कम. ये तो पढ़ाओ मनी लॉन्ड्रिंग, पर नहीं है, क्या कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है. कभी ना कभी आप पढ़ोगे मनी लॉन्ड्रिंग, ये फाइनल में होता है, तो वहां पढ़ लेना, चिंता मत करो, यू विल स्टडी इट. देन वन मोर क्वेरी इज देयर, सर ऐसा क्यों है कि इंडिया में बताते हैं कि कितना टैक्स देना है पर यूएस में खुद कैलकुलेट करना पड़ता है. नहीं, इंडिया में भी तो खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है. फर्स्ट इंस्टेंस यू योरसेल्फ कैलकुलेट द टैक्स एंड देन दे डू द असेसमेंट. यूएस में भी ऐसा होता है, वो दूसरे ग्रह नहीं है यूएस, वहां भी ऐसी सिस्टम चलता है जैसा अपने यहाँ है. दे फॉलो व्हाट इंडिया इज डूइंग नाउ, तो दे फॉलो इट दैट वे. पहले वो खुद डिक्लेरेशन देते हैं, उनके भी आईटीआर होते हैं, दे हैव फॉर्म आईटीआर 1040 लाइक दैट, तो उसमें डिक्लेरेशन देते हैं और उसका असेसमेंट होता है. इट इज सेम व्हाट वी डू इन इंडिया, राइट? दैट्स इट. So that is it. Thank you very much. That closes right now. Thank you.